दोस्तों हम चौथे स्टेप पे हैं। रीडिंग हमारी और डिस्कशन चालू है। तो पिछले हफ्ते हमने पेज 52 पे रोका था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं रीडिंग करता हूँ और उसके बाद भूषण और लकी उस पे शेयर करेंगे। पेज 52। The most common symptoms of emotional insecurity are worry, anger, self-pity, and depression. These stem from causes which sometimes seem to be within us and at other times to come from without. To take inventory in this respect, we ought to consider carefully all personal relationships which bring continuous or recurring trouble. It should be remembered that this kind of insecurity may arise in any area where instincts are threatened. Questioning directed to this end might run like this. Looking at both past and present, what sex situations have caused me anxiety, bitterness, frustration, or depression? Appraising each situation fairly, can I see where I have been at fault? Did these perplexities beset me because of selfishness or unreasonable demands? Or if my disturbance was seemingly caused by the behavior of others, why do I lack ability to accept conditions I cannot change? These are the sort of fundamental inquiries that can disclose the source of my discomfort and indicate whether I may be able to alter my conduct and so adjust myself serenely to self-discipline. Uh, I Bhushan think and you Lucky should ji? say, Yeah, please. just lucky. सॉरी, आई वॉज म्यूट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं शराबी हूँ। ग्रेस ऑफ गॉड सोबर टुडे। चौथे कदम पे हम 12/12 में अब उन आखिरी के चंद पन्नों पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि बिल अभी खुलासा कर रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है, कुछ समझा रहा है, और उसमें अभी ये जो चंदू भाई ने पढ़ा है, भावनिक असुरक्षितता, भावनिक असुरक्षितता के लक्षणों को अब वो हमारे सामने लाके पेश कर रहा है। और उसमें चिंता, क्रोध, आत्मकरुणा और नैराश्य, ये भावनिक असुरक्षितता से निर्माण होने वाली समस्याएं हैं। ये सुन के आप सभी को ताजुब लगेगा, लेकिन ये भावनिक असुरक्षितता से निर्माण होती है। मैं भी इन सारी चीजों को पहले समझता था कि इनका बाहरी कारण है, मेरे गुस्से का, मेरे क्रोध का कारण बाहर है। लेकिन जब इस खुलासे को पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि नहीं, ये मेरी भावनिक असुरक्षितता है। और इसके ऊपर मैं अगर इन्वेंट्री की तौर पे देखूं तो कहता है बिल के इस इस बारे में आपने कोई इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने सारे व्यक्तिगत नाते संबंध जो भी हैं, जहां पे खटपट रही है, हमेशा बार बार तकलीफ होती है, जैसे पति पत्नी का नाता मैं कहूं, या एक बेटे का अपने पिता से नाता, या अपने माँ से नाता, ये करीबी लोग जो हैं जिनसे शायद हम कहीं दूर जा नहीं सकते, यानी कि जो जितने करीब होते हैं उनके साथ में खटपट की बात, मुझे ये नाते, मेरे व्यक्तिगत नाते जो हैं, ये इनके साथ में परखने पड़ेंगे। और बिल कहता है कि एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो असुरक्षितता है ना, ये जहां जहां भी मेरी वृत्तियों को खतरा उत्पन्न होगा, वहां वहां इनका जन्म होगा, ये सामने आएंगी। अब ये पार्ट मेरी भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी से बड़ी खटपट होती थी, माँ से मेरी बिल्कुल खटपट नहीं होती थी। माँ से आखिरी के मेरे पीने के काल में पहले तो मैं बचता फिरता था, फिर चुप हो जाता था, माँ की बातें सुन लेता था, लेकिन पत्नी के साथ में वैसा नहीं था। पत्नी के साथ में बार बार होने वाली खटपट चालू ही रहती थी, और वो भी जब सामने से जवाब दे देती थी, या मेरे को मेरी औकात बता देती थी किसी भी तरीके से, या मुझे सहकार्य नहीं करती थी,
तो चिंता करने लग पड़ता था मैं, और वो चिंता में मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि एक शक निर्माण होता था, अरे इसको मेरे से इतना प्रेम नहीं है, मेरी इतनी केयर नहीं करती, क्या इसकी जिंदगी में कोई पहले से है क्या? क्योंकि शायद उसने मेरी मनमानी नहीं की। आगे आगे मनमानी के ऊपर भी बिल बहुत कुछ लिखता है, हमने पहले भी सुना है। लेकिन एक सवाल जब भी उत्पन्न हुआ, और वो सवाल आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे नाते का, जो रिश्ते का एक फाउंडेशन होता है, उसी में ले गया। बिल बात कर रहा है सेक्स सिचुएशंस की, कि भाई हमने तो देखना पड़ेगा भूतकाल में और अभी के वक्त में क्या मेरे लैंगिक संबंधों में मुझे एंजाइटी हो रही है क्या, मुझे कड़वाहट, मेरे अंदर वो चिड़चिड़ाहट या नैराश्य आ रहा है क्या। हर सिचुएशन को मैंने ध्यान से देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए क्या उसमें कोई मेरा फॉल्ट रहा है क्या, मेरी कोई गलती है क्या। कई बार ऐसी असमंजस में आने वाली परिस्थितियों में मैं स्वार्थी और अवाजिब मेरी डिमांड्स है क्या। अब जब मैं मेरे नाते संबंध को देखता हूँ, भावनिक असुरक्षितता को देखता हूँ, उसमें से हुए छोटे से किसी खटपट में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, जैसे बिल कहता है ना कि अनरीजनेबल डिमांड्स, और उसमें बड़े हंगामे किए हैं दोस्तों मैंने। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ये हमारे जीवन में अगर बार बार होता है, तो वो छोटी सी बात के पीछे क्या क्या बारूद है, वो बारूद बिल हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कई सारे मेरे अनुभव, मेरी कोई डिमांड पूरी ना होने के कारण, मेरी कोई अपेक्षा पूरी होने के ना कारण, खास करके सेक्स के मामलों में उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। और तकलीफ ऐसी दी है कि वो अगर कभी मायके गई है तो उसके पीछे मैं जासूस लगाने की बात करता था, या खुद जाने की बात करता था कि जरूर इसका कुछ ना कुछ है, नहीं तो मेरे साथ में ये ऐसा क्यों करेगी। और उनसे जो तकलीफें हुई हैं, जो तांडव हुआ है, वो मैंने भोगा है, और मैंने और लोगों को उसके अंदर घसीटा है फिर वो झमेलों में। मुझे ये समझने की बात कर रहा है कि बिल ये समझाने की बात कर रहा है कि भाई मेरी तो अनरीजनेबल डिमांड थी, मेरा आत्म केंद्रित स्वार्थी दृष्टिकोण था, और ऐसे में मेरा डिस्टरबेंस ऐसे लगता था मुझे कि ये दूसरों के व्यवहार के कारण हो रहा है। तो मेरे पास वो क्षमता नहीं है क्या कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं, ऐसी परिस्थितियों को जो मैं बदल नहीं सकता है। ये सवाल पूछता है बिल खुद से, खुद से सवाल पूछने को कहता है। और ये मूलभूत प्रश्न ऐसे हैं कि जो मेरे स्रोत का, जिससे मैं विचलित हो गया हूं, और मैं अपना व्यवहार बदल सकता हूं क्या। अगर मैं व्यवहार बदल नहीं सकता हूं और एडजस्ट नहीं कर सकता हूं, तो मेरे पास वो सेल्फ डिसिप्लिन और सेरेनिटी आएगी नहीं। तो यहाँ पे जब मैं ये पैराग्राफ को पढ़ते हुए, इन्वेंट्री के शुरुआत होती है भावनिक असुरक्षितता से, और भावनिक असुरक्षितता से आते आते सवालों में, भाई सेक्स की एक सिचुएशन का उसने एक उदाहरण दे दिया, और क्या सही उदाहरण मेरे लिए लगा है, क्योंकि बात करते करते मुझे कई सारे अनुभव ध्यान में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और मेरे पास वो क्षमता नहीं थी परिस्थितियों को स्वीकार करने की, उनको समझने की। और ऐसे में जो होता आया वो और निराशाजनक ही था मेरे लिए, उपद्रवी था मेरे लिए। यस भूषण। थैंक यू लक्की। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ। भगवान की हाय कृपा, भूषण। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद, आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो चौथे कदम में जो एक इंट्रोस्पेक्शन, एक जो यादें ताजा करने की, अपने अंदर के जख्म जो हुए थे, वो जख्म को दोबारा अनुभव करके उनको आज एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का जो ये मौका मिल रहा है,
बड़ा खूबसूरत अनुभव है ये। यहाँ पर बिल कहता है सिम्टम्स ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटी, यानी अगर मैं किसी नए सदस्य को पूछूं कि भाई तेरे को इमोशनल इनसिक्योरिटी है क्या, तो शायद वो समझ नहीं पाएगा। या मैं उसको सवाल पूछूं, चलो तेरे को लगने वाली इमोशनल इनसिक्योरिटी एक पन्ने पर लिख कर निकाल, तो शायद वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि द वर्ड, जो वो शब्द है, जो जिस प्रकार से उसे प्रेजेंट किया है, शायद वो उसकी गहराई तक अपने आप को लेके जाने के लिए आसान नहीं है। इसके लिए बिल कहता है कि इमोशनल इनसिक्योरिटी को अगर जानना हो, आपके अंदर इमोशनल इनसिक्योरिटी को अगर पहचानना हो, तो उसकी सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, कोई भी बीमारी होगी तो वो बीमारी की सिम्टम्स होती है। आपको फ्लू हुआ है तो सर्दी है, खांसी है, बुखार लग रहा है, ये सिम्टम्स से पता चलता है कि आपको फ्लू है। वैसे इमोशनल इनसिक्योरिटी की सिम्टम्स क्या है, तो उसने बताया है 4: वरी, एंगर, सेल्फ पिटी एंड डिप्रेशन। तो अगर मैं एक कागज लेता हूं और वो कागज के ऊपर लिखता हूं वरी, और मेरे संबंधों की तरफ अभी देखता हूं कि मेरे जो भी रिश्ते हैं, मेरे फैमिली में हो, मेरे फ्रेंड्स में हो, मेरे बिजनेस में हो, मेरे एम्प्लॉयर्स में हो, मेरे कलीग्स में हो, ये सब में से वरी मेरे को कौन से रिश्तों के बारे में लग रही, कौन से रिश्तों के प्रति मेरे को चिंता लग रही है कि ये रिश्ता बिगड़ने वाला है या बहकने वाला है या मेरे हाथ से छूटने वाला है। उसी प्रकार से दूसरा शब्द उन्होंने दिया है एंगर। एंगर डाल दिया तो ये सभी जो मेरे रिश्ते हैं, दुनिया भर के जो रिश्ते हैं, फॉर पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, जो भी मेरे रिश्ते हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो मेरे में खुन्नस पैदा करते हैं, एंगर पैदा करते हैं। तीसरा है सेल्फ पिटी, यानी कौन से रिश्तों को देखकर मुझे पुअर मी, यार मेरे साथ में अन्याय हुआ, मैं ही क्यों ऐसा हुआ, मेरा ही साला क्यों ऐसा हुआ, ये लगता है। और चौथा उन्होंने कहा है डिप्रेशन, यानी मैंने खो दिया, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कंप्लीटली हतबल हो चुका हूं। इस प्रकार के विचार कौन से रिश्तों में आते हैं। अगर ये 4 को पैरामीटर करके मैं लिखता हूं और इमोशनल इनसिक्योरिटी देखता हूं, तो मेरे मेरे पहचान में अगर समझो 100 सवा 100 लोग हैं, तो यह हर व्यक्ति के प्रति इनमें से कोई ना कोई तो भी फीलिंग जो है ये जुड़ जाता है। और ये जो फीलिंग जो है ये जुड़ जिस प्रकार से जाता है, उस प्रकार से मेरे में ये इमोशनल इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मैं कई बार शेयर कर चुका हूं कि मैं एक इंट्रोवर्टिश, एक शर्मीला सा लड़का, लड़कियों से बात नहीं कर सकता था, छोटे गांव में पला बड़ा, सडनली बंबई में आ गया। बंबई में आने के बाद में इस शहर की चकाचौंध देख के मैं जैसे बुझ सा गया। मुझे ऐसे लगा यार अपनी कोई हैसियत ही नहीं है ये लोगों के बीच में उठ बैठ करने की, इनके साथ में बात करने की, इनका वो स्टाइलिश इंग्लिश बोलना, वो बम्बईया हिंदी, और मैं मराठी मीडियम में पढ़ा लिखा लड़का, मुझे लगता था कि ये मेरे पहुंच के बाहर है। अब ये जो पहुंच के बाहर वाली जो इशू है, इसके वजह से कुछ फीलिंग्स मेरे अंदर थी। पहली तो वरी कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हाई हेलो इंग्लिश म्यूजिक पे नाच गाने करने वाले लोग हैं, ये मुझे एंगर नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात की चिंता लगती थी। फिर मुझे गुस्सा आता था मेरे माँ बाप के ऊपर कि साला इन लोगों ने मुझे मराठी मीडियम स्कूल में क्यों डाला। ये बाकी सब लोगों के माँ बाप ने देखो कैसे उनको कॉन्वेंट में डाला, सब कैसे फाड़ 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 इंग्लिश बोलते हैं, और मैं साला मराठी मीडियम में, वो भी छोटे छोटे गाँव में पढ़ा भला। ये मेरे माँ बाप की वजह से ये अन्याय मेरे ऊपर हुआ है। फिर तीसरा फीलिंग आया सेल्फ पिटी, यार अब मैं परमानेंटली इन लोगों से कम ही रहूंगा, मैं
मैं इनके जैसा नहीं बन पाऊंगा, मैं इनके बीच में कभी भी उठ बैठ नहीं कर पाऊंगा। भले मैं इनके बीच में आकर रहता हूं, मेरे बाप की पोजीशन की वजह से मैं इनके बीच में का आकर हिस्सा बना हूं, लेकिन मैं इनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। और उसके बाद में आता है डिप्रेशन। मुझे याद है, बम्बई में हम लोग आए थे, कुलाबा में हमारे को गवर्नमेंट क्वार्टर्स एक बहुत फैंसी बिल्डिंग में मिले हुए थे, और वो बिल्डिंग में लगभग 6 महीने तक मैं नीचे उतरता नहीं था। मैं बिल्डिंग के बालकनी में खड़ा होके, हम लोग 8वें माले पर रहते थे, बालकनी में खड़ा रहकर मैं नीचे बच्चों को खेलते देखता था। सामने कुपरेज ग्राउंड था, वहां पर फुटबॉल की मैचेस देखता था, लेकिन मैं नीचे उतरता नहीं था। मैंने अपने आप को एक कोष में बंद करके रखा था। अब ये मेरी पर्सनैलिटी, यानी कि मैंने ही अपने ही मन में अपने आप को दोषी करार दे दिया है कि मैं वर्थवाइल नहीं हूं। मैंने ऑलरेडी दोषी मेरे माँ बाप को ठहरा दिया है कि इनकी वजह से मेरा ऐसा हुआ है, और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं हूं। इस अवस्था में मैं फंस चुका था। धीरे 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 मेरे माँ बाप ने धक्का मार मार के मुझे बाहर जाने को सिखाया, और मैं नीचे जाने लगा, लोगों में मिलने लगा, खेलने लगा। क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम था, टेबल टेनिस मैं अच्छी तरह से खेलता था। तो ये मेरे कॉमन कनेक्टिंग ग्राउंड हो गए। इसके वजह से मैं लोगों के साथ में जुड़ने लगा। लेकिन वहां पर जो लड़के लड़कियां थी, उनमें से सब जो लड़कियां थी वो सभी कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, और उनके साथ में बात करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं जो मराठी लड़के थे उन्हीं के बीच बीच में रहता था, और ये लड़कियों को अवॉइड करता था। धीरे 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 मैंने अपने आप को, मेरा एक दोस्त था जिसने बोला कोई बात नहीं, तू मेरे साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर, धीरे 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 तू सुधर जाएगा। मेरा बड़ा भाई था जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, काफी अच्छी इंग्लिश वगैरह बोलता था। उसने मुझे बोला तू अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ना चालू कर, उससे भाषा सुधर जाती है। धीरे 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 मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया, मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे भाई के साथ में, और मैं थोड़ा सा पॉसिबल अंग्रेजी बोलने लगा। इस दौरान मुझे एक लड़की पसंद आ गई, और वो लड़की को भी मैं पसंद आ गया। मैं दिखने में ठीक ठाक था, भले मेरी अंग्रेजी कच्ची थी, लेकिन मैं अपने आप को कैरी करने को सीख गया था। हम लोग दोनों साथ में आ गए, हम दोनों का रिश्ता बन गया, और लगभग 2 साल हम लोग एक दूसरे के साथ में एक स्टेडी रिलेशनशिप में चल रहे थे। अब जैसे हम लोग करीब आ गए, तो उसको इम्प्रेस करने के हेतु मुझे अपनी अंग्रेजी ज्यादा इंप्रूव करनी थी। मैंने मेरे इंग्लिश के ऊपर काफी काम किया। मैं इंग्लिश गानों के ऊपर डांस करना सीखा, मैं इंग्लिश बोलना सीखा। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड किया, क्योंकि वो लड़की को मैं इम्प्रेस करना चाहता था। वो एक पंजाबी लड़की थी, कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, एकदम अमीर फैमिली में से थी, और मुझे उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। मैंने अपने आप को प्रॉप अप किया। लेकिन 2 साल के अंत में वो जो रिश्ता था, वो रिश्ता खत्म हो गया। वो रिश्ता खत्म भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसको कंट्रोल करना चाह रहा था, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मॉडलिंग करे या कुछ दुनिया के सामने आए, और वो उसके कुछ अलग करियर के ड्रीम्स थे, और उसने वो किया। वहां से हमारे रिश्ते में दरार आनी चालू हो गई, और हमारा रिश्ता फाइनली अंत हो गया। अब जब ये रिश्ता अंत हो गया, वो टाइम पे मेरे मन के भीतर दोबारा वो सभी जो निगेटिविटी थी, वो वरी, वो एंगर, वो सेल्फ पिटी, और ये डिप्रेशन, ये चारों मेरे अंदर बार बार मुझे सताने लगे। लेकिन अब मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। अब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, अब मैं स्टाइलिश ड्रेसिंग कर रहा था, अब शराब की वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका था। मैं अभी बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो गया। जो पहले बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, अभी मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो गया। अभी मैंने कॉलेज में से, या मैं जहां पर डांसेस में जाता था, सोशल्स होते थे, वहां जाते थे, मैंने लड़कियों को पटाना चालू कर दिया।
इसको कहते हैं कि रिवेंज जैसा बोलते हैं ना, कि अगर एक लड़की ने मुझे डंप किया तो मैं अभी 50 लड़कियों के साथ में मैं दोस्ती करूंगा, रिश्ता करूंगा। सो ये रिबाउंड जो कहते हैं, वो रिबाउंड में मैंने ढेर सारे लड़कियों के साथ में दोस्ती करना, रिश्ता करना, ये पार्टी में ये लड़की के साथ, वो पार्टी में वो लड़की के साथ में, ये इस प्रकार का मेरा जो पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। अब बाहर दिखाने के लिए मेरा जो चेहरा ये था, अभी भी मेरी बीवी जो मुझे कॉलेज में मिली वो मेरे को बोलती है कि उन दिनों अगर हम लोग तेरे को देखते थे तो हमको ऐसे लगता था कि ये क्या लड़का है, क्या डायनेमिक है, ये डांस भी करता है, फैंसी कपड़े भी पहनता है, गाड़ी भी घुमाता है, और लड़कियों के साथ में घूमते रहता है। हमें हमेशा लगता था कि ये आउट ऑफ रेंज है। तो जब भी मैंने मेरे बीवी में, तो वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी, उसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं वो सादी लड़की, मैं ऐसा फ्लैम्बॉयंट टाइप का लड़का है, मैं उसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे दिखाने के दांत और थे और मेरी असलियत कुछ और थी। ये बाहर जो मैं एक कॉन्फिडेंट, एक एक्सट्रोवर्ट का पर्सनालिटी जो मैं दिखा रहा था, उसके अंदर बेसिकली छुपी हुई थी मेरी ढेर सारी चिंताएं कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। एंगर कि वो गर्लफ्रेंड ने जो मुझे डिच किया, वो जो मुझे छोड़कर चली गई, उसका जो एंगर है, वो एंगर मैं डायरेक्ट कहाँ करने का समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए वो एंगर को मैंने दूसरी लड़कियों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जो सेल्फ पिटी कि मैं पुअर में, मुझे याद है उसके गम में मैंने कई सारी गजल गाई, कई सारी शराब पी, कई सारी महफिलें की, कई सारे आंसू बहाए, और मुझे ऐसे लगता था कि यार ये जो सच्चा प्यार है मैं दोबारा कभी जिंदगी में नहीं पा सकूंगा। लेकिन बाहर दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा था जैसे आई डोंट केयर, मैं किसी का, मैं प्यार व्यार जैसी कोई संकल्पना में विश्वास ही नहीं करता हूँ, और लाइफ इज ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप्स, ऐसा मैं पिक्चर प्रोजेक्ट कर रहा था। यानी एक ही टाइम पे मेरे अंदर दोनों प्रकार के व्यक्तिमत्व थे। जब भी मैं लोगों के बीच में था तभी दिखाने वाली पर्सनैलिटी मेरी कुछ और थी, और जब मैं अकेले में रहता था तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ और थी। अब नेचुरली ये जो बिल डब्ल्यू अगले सेंटेंस में कहता है कि ये जो चार जो ये शत्रु है हमारे, वरी, एंगर, सेल्फ पिटी, डिप्रेशन, these stem sometimes from within us and sometimes from without। यानी हमारे अंदर के न्यून गंध की वजह से कभी कभी ये ऊपर आते हैं, तो कभी कभी लोगों ने हमें मिसट्रीट किया, हमको डिच किया, हमको छोड़ दिया, इसके वजह से आते हैं। लेकिन जब भी हम लोग इन्वेंट्री लेने को बैठते हैं, जब भी आज हम लोग ये इमोशनल इन्वेंट्री लेने को बैठते हैं, वो टाइम पे हम लोगों ने ये हर एस्पेक्ट को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। वो बिल कहता है कि ऑल पर्सनल रिलेशनशिप्स विच ब्रिंग कंटिन्यूअस और रिकरिंग ट्रबल, इनके ऊपर फोकस करो। यानी जो भी रिश्ता है ये हमेशा से प्रॉब्लम करता है और बार बार प्रॉब्लम करता है, ये रिश्तों के ऊपर फोकस करो। जैसे मैं देखता हूं कि मेरे मेरे माँ बाप के साथ के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैं ठीक था। मेरे मेरे भाई के साथ के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, हमारा काफी अच्छा भाईचारा था। लेकिन वेन एवर इट केम टू गर्लफ्रेंड्स, जहां पर भी लड़कियों का संबंध आ गया, तो यहां पर कंटिन्यूअस एंड रिकरिंग ट्रबल। कंटिन्यूअस यानी एक लड़की के साथ में बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसके पास की मेरी अपेक्षा है, मेरे मन के अंदर का डर कि ये साली छोड़ के जाएगी, मेरे अंदर का डर कि इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया तो ये मेरे ऊपर हावी होकर बैठेगी, मेरे अंदर का गुस्सा कि पहले मुझे डिच किया गया है, मैं और एक डिच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसके ऊपर प्यार, दिलो जान से मैं प्यार करूंगा नहीं, मैं रिजर्वेशन ही रखूंगा, मैं हमेशा अपना एक डिस्टेंस, सेल्फ, अपने आप को वल्नरेबल मैं नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता था।
तो ये जो है ये कंटिन्यूअस टाइप का प्रॉब्लम, यानी एक लड़की के साथ में लंबा रिलेशनशिप होता है तो उसमें बार बार आने वाली समस्या जो मेरे अंदरूनी समस्याओं के अंदर के प्रॉब्लम्स की वजह से है, और रिकरिंग ट्रबल यानी जैसे एक लड़की के साथ समस्या है वैसे मेरी हर लड़की के हर रिश्ते में समस्याएं आ रही थी। यानी ऐसा नहीं था कि एक लड़की के साथ में प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे के साथ में मैं स्टेबल हो गया, दूसरे के साथ प्रॉब्लम हो गया तो तीसरे के साथ नहीं। मेरे लड़कियों के साथ के रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबिलिटी आई ही नहीं। उसके दो कारण, एक मेरे अंदर से जो उपजत जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जो मैंने अनुभव किए थे उस वजह से, और दूसरा जिस प्रकार से लोगों ने मुझे ट्रीट किया था, क्योंकि लोग भी मेरे साथ में मजाक मस्ती के लिए आते थे। नोबडी वांटेड अ सीरियस रिलेशनशिप विद मी। मेरे साथ में किसी को लॉन्ग टर्म शादी करेंगे ऐसा रिश्ता चाहते नहीं थे। उनको लगता था यार ये मजाक मस्ती वाला बंदा है, इसके साथ में थोड़ी चंद मस्ती करेंगे, डांस वांस करेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल आएंगे और फिर हम लोग अपना अपना जिंदगी में निकल जाएंगे। क्योंकि बिकॉज मैं किसी को सीरियसली ले नहीं रहा था, इसके लिए दूसरा कोई मुझे सीरियसली नहीं ले सकता। तो ये जो अंदरूनी जो ये जो बदलाव है, ये बदलावों की तरफ बिल डब्ल्यू यहाँ पर हमारा ध्यान खींचता है। वहां पर बिल या एक चेतावनी देता है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी मे अराइज इन एनी एरिया वेयर इंस्टिंक्ट्स आर थ्रेटन्ड। तो जहां पर भी मेरी इंस्टिंक्ट्स को डर है, धोखा है, यहां पर ये धोखा निर्माण होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट को या मेरी सोशल इंस्टिंक्ट को या मेरी सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट को जहां पर धोखा निर्माण होता है वहां पर ये इंस्टेबिलिटी निर्माण हो ही जाती है। तो अगर मैं मेरे सभी रिश्तों को देखूं, कौन से रिश्ते हैं जो रीजनेबली हेल्दी है उनको टिक मार करते जाऊं, और कौन से रिश्ते हैं जहां बार बार या तो सलगता से समस्या आ रही है या नए नए रिश्ते में बार बार समस्या आ रही है, ये कौन से है, इनका यादी बनाना, इसके बारे में बिल डब्ल्यू यहां पर बोल रहा है। एक एग्जांपल बताता हूं, हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट्स को थ्रेटन करना। तो मेरी शादी होने को जा रही थी अभी जो मेरी बीवी है उसके साथ में, और तब तक मैं पूरी तरह से शराबी बन चुका था। मेरे पीने के बारे में सबको पता था। और मेरी जो भाभी थी, मेरी भाभी भी गुजराती थी, मेरी बीवी भी गुजराती है, और मेरे भाभी की जो माँ थी, एक दिन उसने मेरे बीवी के साथ में बैठ के उसके साथ बात की और उसको बोली कि तू जानती है ना तू किसके साथ शादी कर रही है, तू जानती है ना उसकी आदतें क्या है, बाद में मत पछताना। क्योंकि नॉर्मली गुजराती घरों में ना शराब, ना सेवन, ना सिगरेट, ना तंबाकू, कुछ भी नहीं। और वो तो वैष्णव थी, मतलब वहां पर तो एकदम बड़ा कड़क वातावरण था, और वहां से मेरे घर में नॉनवेज बनेगा, शराब चलेगी, तो वो उसको चेतावनी देने का प्रयास कर रही थी। जब ही मुझे पता चला कि ये बुढ़ी साली मेरे बीवी को मेरे खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रही है, तो मेरे दिल में जो जो ये जो चार मैं देखता हूं, वरी, एंगर, सेल्फ पिटी और डिप्रेशन, ये चारों भाव इतने उभर कर आ गए, आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद में लगभग 30 साल तक वो जो मेरी भाभी की जो माँ थी, उसके प्रति मेरे मन में, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सका, मैं रिलेशनशिप उसके साथ में रिस्टोर नहीं कर सका। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब भी अमेंड्स करने को गया, तभी मैंने तहे दिल से उसके साथ में जाके बातें करने की भी कोशिश की, उसके साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया। लेकिन जो मेरे मन के भीतर के जो स्कार थे ना, वो औरत सामने दिखाई देती थी, तो मेरे अंदर के वो सभी थ्रेट्स, मेरे अंदर की जो वरी, वो एंगर, वो सेल्फ पिटी की, साला अपना पित्तल तो खुल जाएगा, और ये औरत के पास ताकत है कि वो मेरे सबसे चहेते रिश्ते को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये जो फियर है, ये फियर का जो स्कार, वो जो अनुभूति मैंने की है, वो शादी के 30 साल बाद में वो औरत गुजर गई फाइनली। और वो गुजर जाने के बाद में उसके साथ में मेरी वो जो नेगेटिविटी थी,
वो अंत हो सके। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि बिल डब्ल्यू कहता है क्वेश्चनिंग डायरेक्टेड टू दिस एंड माइट रन लाइक दिस। बिल डब्ल्यू कुछ सवाल यहाँ पर देता है कि लुकिंग एट बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, पुराने रिश्ते और अभी के रिश्ते, ये दोनों को देखते हुए ऐसे कौन से लैंगिक संबंध है, सिचुएशंस है जिन्होंने मुझे एंजाइटी, बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्रिएट किया है। तो ये जब भी मैं देखता हूं, यहाँ पर मेरी शादी होने जा रही है और ये शादी होने को जा रही है, सब लोग मेरे बीवी को चेतावनी दे रहे हैं कि तू बेवड़े के साथ शादी कर रही है, संभाल ले। लेकिन वो प्यार में पागल थी, उसको आइडिया ही नहीं था एक्चुअली मैं इस प्रकार से पीता हूँ, और मैं चाहता था कि उसको ये आइडिया नहीं लगे, क्योंकि वो टाइम पे मैं सीरियसली मानता था कि शराब मैं बंद कर दूंगा, शादी के बाद में मैं जिम्मेदार जिंदगी जीऊंगा। लेकिन ये जो दौर था, लगभग एंगेजमेंट से लेके मैरिज तक का 1 साल का दौर था, ये इसमें कई सारे लोगों के बारे में ये एंजाइटी, ये बिटरनेस, ये जो निगेटिव बात करने वालों के प्रति फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की साला मेरा ये एक रिश्ता बनते बनते ये साले लोग बिगाड़ डालेंगे, ये जब भी मैं देखता हूं। सो शादी तो हो गई, शादी होने के बाद में वो एंजाइटी चली गई, वो डिप्रेशन चला गया, वो फ्रस्ट्रेशन चला गया, वो बिटरनेस चला गया, जैसे मैंने कोई प्राइज जीत लिया हो, जैसे मैंने कोई अवार्ड हासिल किया हो। अब मेरे मन में से वो सब चला गया, क्योंकि वो जो मैं एक रेस जो समय के खिलाफ दौड़ रहा था, ये रेस मैंने जीत ली, शादी हो गई, बीवी मिल गई। अभी दूसरा एंड मेरा कि मैं अभी नाउ आई स्टार्टेड टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड। शादी के तीसरे महीने में ही मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, मेरी उसके साथ में दोस्ती हो गई। यहाँ पर नई बहू है घर में, नई मेरी बीवी है घर में, और मैं ऑफिस के ये नए लड़की के साथ में दोस्ती बनाने में लग गया था। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने रिश्ता जीत लिया। अब मेरी पर्सनैलिटी पिछले 5-7 सालों में ऐसी बन गई थी कि किसी भी एक रिश्ते में ज्यादा टाइम रहना ही नहीं। मेरी रिलेशनशिप्स ये रिकरिंग प्रॉब्लम वाली रिलेशनशिप्स थी कि कोई लंबा रिश्ते की मेरे मन की तैयारी नहीं थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि सभी रिलेशनशिप्स ये हमेशा एक शिकार है, लड़की ये उसको जीत लेना, अपने हवस में कर लेना, ये एक शिकार है, और ये शिकार करके मुझे उसको जीत लेना है, और जीत लेने के बाद में करते क्या है वो थोड़ी मालूम है। मैं थोड़ी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था, मैं थोड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की मेरे में कैपेबिलिटी नहीं थी, मेरे में वो एबिलिटी नहीं थी। मेरे को तो सिर्फ लड़की को हासिल करना यही मैं जानता था। सो अगर मैं देखता हूं कि अगले सेंटेंस में बिल कहता है, डिड दिस परप्लेक्सिटीज बीसेट मी बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस और अनरीजनेबल डिमांड्स। यानी ये जो मेरे अंदर का जो ये न बुझने वाला प्यास है लड़कियों के बारे में, या नए नए रिश्ते बनाने के बारे में, मैं एक स्टेडी रिश्ते में लॉन्ग टर्म नहीं रह सकता, मुझे नए नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, नए नए लफड़ों में मुझे पड़ना पड़ेगा। ये किस वजह से है? it is because of my selfishness and because of my unreasonable demands। ये रीजनेबल डिमांड नहीं है। आम आदमी एक अच्छी लड़की को सिलेक्ट करके उससे शादी करके उसके साथ में फैमिली बनाता है, जिंदगी बिताता है। मेरी अनरीजनेबल डिमांड्स है, तो मुझे एक से समाधान ही नहीं है। मुझे जो वो पहली लड़की ने जो डिच कर दिया, उसका जो मेरे अंदर का बैठा हुआ जो एक इमोशनल इनसिक्योरिटी है, वो इमोशनल इनसिक्योरिटी हमेशा ही मुझे सर्च मोड पे ही रखेगा। फिर शादी के 25 साल हो, 15 साल हो, या आज मैं 62 ईयर्स का हो गया, लेकिन क्या मुझे मेरे बीवी को मेरे ऊपर 100% विश्वास है? दोस्तों, बड़ी खेद के साथ में मैं कह सकता हूं कि नहीं है, क्योंकि मेरा बिहेवियर ही वैसे रहा है। शराब पीते समय छोड़ो, शराब बंद होने के बाद में भी जो मेरे अंदर की जो फॉल्टी एजुकेशन, फॉल्टी लर्निंग, यानी ये जो इमोशनल इनसिक्योरिटी के जो मैल एडजस्टमेंट है, उसके वजह से आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे बीवी को
हमेशा ऐसे लगता है कि इसको मेरी नजर के सामने रखना चाहिए, इसको मैं हमेशा मेरे पल्लू को बांध के रखना चाहिए, इसको साले को अकेला छोड़ दिया तो ये अभी भी जाके कहीं पर भी बंदर है साला जंगल में, अगर उसके हाथ में अगर आग लगा दे दी तो अभी भी जाके जला के आ सकता है। सो दिस इज द डेप्थ एंड इम्पैक्ट जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग इमोशनल इनसिक्योरिटी को बड़े हल्के में से लेते हैं, बट ये इमोशनल इनसिक्योरिटी पूरे जिंदगी के सभी मीनिंगफुल रिश्तों को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। तो इसके बारे में बिल डब्ल्यू ने ये बहुत खूबसूरत पैराग्राफ लिखा हुआ है और अंत में वो कहता है, these are the sort of fundamental inquiries that can disclose the source of my discomfort. इस प्रकार के सवाल अगर अपने आप को प्रामाणिकता से पूछोगे तो अंदर हमेशा एक न बुझने वाली प्यास है, एक डिस्कम्फर्ट है, एक दूसरी खूबसूरत औरत दिखाई दी तो कुछ बेचैनी सी होने लगती है। मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, लेकिन अभी चंदू कह रहा था जैसे कि अभी भी मेरा दिल जवान ही ऐसे लगता है, अभी भी मेरे से आधी साल उम्र की लड़कियों की तरफ मैं आंख मिचोली खेलने को क्यों लगता हूं। ये जो चीज है, ये चीजों को अगर संयम में लाना है, इसको अगर पहचानना है और इसको अगर सहमाना है, उसको शांत करना है, तो बड़ा खूबसूरत वाक्य वहां पर बिल डब्ल्यू ने छोड़ा हुआ है कि दीज आर द सोर्सेस ऑफ माई डिस्कम्फर्ट एंड इंडिकेट वेदर आई मे बी एबल टू अल्टर माई ओन कंडक्ट एंड सो एडजस्ट माई सेल्फ सेरेनली टू सेल्फ डिसिप्लिन। कि भाई मुझे ये लफड़े नहीं चाहिए, ये मेरे लिए घातक है, ये मेरी इमोशनल इनसिक्योरिटी से मेरे को ये पगले जैसे ख्याल आते हैं, लेकिन इनसे मुझे बचना है और बचना है तो मुझे सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता था, भूषण लर्न टू से बाय, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन बट यू आर नॉट फॉर मी। आप बड़ी खूबसूरत हो लेकिन आप मेरे लिए नहीं हो, आप किसी और के लिए हो। मेरी मेरी सबसे खूबसूरत औरत वही है जो मेरे साथ में है, जो मेरे घर में है। तो ये मेरे मन के ऊपर जो सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसके बारे में बिल डब्ल्यू यहाँ पर कहता है, मेरा अगर कंडक्ट, मेरा बिहेवियर को अगर कंट्रोल करना है तो मेरे को बड़े शांत मन के साथ में अपने मन को एक डिसिप्लिन में लाना होगा। ये इलाज भी यहां पर देता है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नेक्स्ट पैराग्राफ चंदू। Okay, thank you, Bhushan. Thank you, Lucky. Suppose that financial insecurity constantly arouses these same feelings. I can ask myself, to what extent have my own mistakes fed my gawning anxieties? And if the actions of others are part of the cause, what can I do about that? If I am unable to change the present state of affairs, am I willing to take the measures necessary to shape my life to conditions as they are? Questions like this, more of which will come to mind easily in each individual case, will help turn up the root cause. But it is from our twisted relations with family, friends, and society at large that many of us have suffered the most. We have been especially stupid and stubborn about them. The primary fact that we fail to recognize is our total inability to form a true partnership with another human being. Our egomania digs to disastrous pitfalls. Either we insist upon dominating the people we know, or we depend upon them far too much. If we lean too heavily on people, if we lean too heavily on people, they will sooner or later fail us, for they are human too and cannot possibly meet our incessant demands. In this way, our insecurity grows and festers. When we habitually try to manipulate others to our own willful desires, they revolt and resist us heavily. Then we develop hurt feelings, a sense of persecution, and a desire to retaliate. As we redouble our efforts at control and continue to fail, our suffering becomes acute and constant. We
We have not once sought to be in a family, to be a friend among friends, to be a worker among workers, to be a useful member of society. Always we try to struggle to the top of the heap or to hide underneath it. The self-centered behavior blocked a partnership relation with any of those about us. Of true brotherhood, we had small comprehension. Yes, like Continue? लास्ट है वो भी कर लेना. Okay. Some will object to many of questions posed because they think their own character defects have not been so glaring. To these, it can be suggested that a conscious examination is likely to reveal the very defects the objectionable questions are concerned with, because our surface record hasn't looked too bad. We have frequently been abashed to find that this is so simply because we have buried these self-same defects deep down in us under thick layers of self-justification. Whatever the defect, they have finally ambushed us into alcoholism and misery. Therefore, thoroughness ought to be the watchword when taking inventory. In this connection, it is wise to write out our questions and answers. It will be an aid to clear thinking and honest appraisal. It will be the first tangible evidence of our complete willingness to move forward. Thank you. थैंक यू चंदू. अब यहाँ पे बिल हमारी नजर घुमाता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की तरफ. अब जब पूषण शेयर कर रहा था और हम अगर अपने कैरेक्टर का झुकाव देखें तो जरूरी नहीं है कि हमें सारे के सारे दोष एकदम पराकोटी के हों. हर पर्सनालिटी की अपनी अपनी छटाएं होती है, झुकाव होता है. अब जहां पे बिल बात करता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की, तो मैं इससे बड़ा आइडेंटिफाई करता हूं. बचपन का जो समा था और उसमें जो अभाव महसूस हुआ है हमेशा, वो अभाव बहुत देर तक, और शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसे गहरी चीजें बैठ जाती हैं कि जब वक्त थोड़ा गड़बड़ वाला हो जाता है या सिचुएशन थोड़ी विपरीत हो जाती है तो पुराने ख्याल वापस आ जाते हैं मेरे. तो बड़ा ही अभावपूर्ण जीवन जिया है और पैसा ही सब कुछ है. फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होगा तो उसके बगैर कोई मतलब ही नहीं है. पैसा ना होना ये बहुत बड़ी कमजोरी है और पैसा होना ये बहुत बड़ी ताकत है. ये मेरे बचपन के विचार हैं. और मैं अगर देखूं तो मेरी जिंदगी इसी के आसपास घूमती है, मुझे दिखाई देती है. डर और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये दोनों ने बड़ा प्रभाव डाला है मेरे पे. तो जब मैं अपने आप से पूछता हूं क्या मेरी गलतियों के कारण, क्या मेरी ये उत्कंठा बढ़ी है, क्या एंजाइटी बढ़ी है क्या, तो यस. अब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ऐसी नहीं होती कि मैं पैसा पैसा बचाने को या उसको मैनेज करने की बात करता हूं. नहीं, ये मुझे लगता है ऐसा कि ये कभी पैसा पूरा नहीं होगा, मेरे पास आएगा नहीं, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं लगता है. ये आएगा ही नहीं वाली बात है, क्योंकि आने के बाद मैं संभालता भी नहीं हूं. मैं फिर रैशली उसको कोई अपने एक आइडिया के ऊपर पूरा का पूरा दांव पे लगाने की बात कर देता था. कई मेरी जिंदगी में जो बड़े गहरे सदमे पहुंचे हैं वो फाइनेंशियली पहुंचे हैं मुझे, और जहां पे मैं खुद बहुत परेशान हुआ हूं और औरों को भी बड़ा परेशान किया है मैंने इसमें. तो मेरे पास मेरी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और उसमें आए हुए अनुभवों की लिस्ट बड़ी तगड़ी है. मुझे लोग, क्योंकि मैं पीपल प्लीजर हूं, मेरे को अगले पैरास में बिल लिखता है कि या तो मैं औरों को डोमिनेट करूंगा, मेरे जो रिलेशनशिप है, सही नाता सच में एक डरा हुआ इंसान बना नहीं पाया. डरे हुए बच्चे से इंसान बन गया, लेकिन मैं बना नहीं पाया. कुछ दोस्त थे जो पीने के वक्त के दोस्त थे,
उसके बाद लंबी दूरी तक चलने वाले दोस्तों की लिस्ट में कुछ खास नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा वो जो दृष्टिकोण था वो इस नाते में मेरा क्या फायदा है। देखिए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हर रिश्ते में क्या फायदा और क्या नुकसान देख के वो संपर्क बनाने की बात करती है। अगर ज्यादा गरीब है तो वो मांगेगा पैसे, कुछ डिमांड्स करेगा और मेरे से कुछ ले जाएगा, क्योंकि मैं ना बोलने की क्षमता रखता नहीं हूं। और कोई अगर अमीर है, ताकतवर है, तो वो सुरक्षा देगा मुझे, उसके साथ में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। कोई ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेरा जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था वो हमेशा कम 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 बोलता था। कम कम ही नहीं बोलता था, वो तुलनात्मक तौर पे औरों को ज्यादा 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 ऐसे देखता था। अब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की बात करूं तो इसमें वो जो पहले 4 वरी, एंगर। मेरा एक दोस्त था, वो बड़ी सोसाइटी में रहता था, तभी मैं पत्र के घर में रहता था, और वो मेरे को बोलता था, यार एक गाड़ी वाला है मेरे नीचे, और हाँ, वो रोज सुबह, हेलो, वो रोज सुबह सुबह गाड़ी चालू करके कार, हेलो हेलो, चंदू, एम आई ऑडिबल? Yes, You you are are. audible. You are audible. Someone ओके opened the mic. Wait. ओके ओके, या सो Vikram. सो वो उसने मेरे को बोला, यार इसका कुछ करना चाहिए। अब आई हैड एंगर, मेरे पास मोटरसाइकिल था, और कार वाला बोलेगा तो नेचुरल एंगर को हो गया। और ऐसे में मुझे भी पता नहीं क्या, क्यों मैंने उसको ऐसा बोला, चल मैं आता हूँ सुबह, देखता हूँ उसका, जरा कुछ करते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति को मौका मिला, और सडनली मेरे को याद है, मैं अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी को किक मार के उसकी सोसाइटी के बाहर गया, और वो एक बड़ा वाला पत्थर उठाया, और उसने मेरे को गाड़ी का नंबर वंबर कलर बताया था, और बाहर से उठा के मैंने पत्थर मार के उसका विंडशील्ड तोड़ दिया और किक मारा और निकल गया। आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट। मेरे वो जान पहचान का आदमी नहीं था, वो दोस्त भी इतना कोई खास नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो क्या क्या चीजों को उसने टच किया। उसने मेरी अमीरों के प्रति रिजेंटमेंट, जो फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करते हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं अपने से तगड़े पैसे वालों के, बिचिंग करने से, पीठ के पीछे से उनके बारे में ये चोरी का माल है वगैरह बोलने से नहीं कतराते। वो पार्ट ऑफ पैकेज है, मुझे अब समझ में आता है, जैसे जैसे मैं अपने अंदर झांकते जा रहा हूँ। और जैसे जब पहली इन्वेंट्री से लेकर के बाद में बहुत सारी कोशिशें हुई, तो उसमें अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आया। मैं बता नहीं सकता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया, लेकिन किया। शॉर्टकट, मैं जुआ नहीं खेला। अब ना आम तौर के ऊपर मैं बहुत डरा हुआ रहता था, इसके लिए शायद जुआ नहीं खेल पाया, लेकिन जहाँ पे वाजिब चीजों में पैसा लगाने की बात आती थी, फिर मैं सोचता नहीं था, और बिना सोचे समझे पैसे लगा देना, लोन्स ले लेना। और उसमें फिर कहीं जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता था कि ये टप्पे तो मैंने किए ही नहीं है, ये जरूरी थे, ये पहले सोचना चाहिए था, इसको गहराई से सोचना चाहिए था। तेरे दिमाग में आया, तूने करना था, कर दिया, डाल दिया फैक्ट्री। लेकिन फैक्ट्री डालने के बाद उसको चलाना भी पड़ता है, उसको और पैसे लगते हैं। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी के पास से बैठ के बनवाया नहीं। अब सब कुछ होने के बाद में आधे रास्ते में आकर के अब खुद पे डाउट करने लग गया और डरने लग गया, और फिर वो चिंता शुरू हो गई, फिर खुद पे गुस्सा आना चालू हो गया, सेल्फ पिटी और डिप्रेशन। ये बार बार होने वाली चीजें मुझे बताती है कि बिल जो कहता है इसमें, बिल ये कहता है कि ऐसे सवाल मुझे पूछने चाहिए कि क्या मेरी गलतियां मेरी एंजाइटी को बढ़ा रही हैं क्या, या किसी और बाहरी कारण से ये मेरी एंजाइटी बढ़ रही है।
मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में बदलाव ला सकता हूँ? क्या मैं वो बदलाव लाने की इच्छा रखता हूँ क्या, जो मेरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं? इस प्रकार के सवाल मुझे पूछने चाहिए खुद से। और जब ऐसे सवाल पूछता हूँ तो ये रूट कॉज, ये जो जड़ के अंदर से मेरी जो भावनाएं और नजरिए उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका शायद ये जवाब मुझे दे सकेंगे। अब जहां रही रिश्तों की बात, जहां पे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और समाज के साथ के रिश्तों की बात करते हैं हम, तो बिल यहाँ पे कहता है कि वी हैव बीन स्पेशली स्टूपिड एंड स्टबर्न। अब एक बात तो तय है कि मैं स्टूपिड हूं या स्टबर्न हूं या नहीं हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि एक सही नाता पीते वक्त या उससे पहले किसी दूसरे इंसान के साथ बनाने की असमर्थता तो मुझे दिखती है। मैं जहां देखूं वहां स्वार्थ के नाते दिखते हैं, और वो स्वार्थ सीधा मेरा स्वार्थ शायद सेक्स के मामले में उतना नहीं झुका, या वो पाने के लिए उतना पागल नहीं हुआ, लेकिन पैसे के मामले में यस, मैं कह सकता हूं कि पैसे के मामले में वो झुकाव दिखता है मुझे, और वो है भी। तो ऐसे नाते जो स्वार्थ के आधार पे बने हैं, कोई व्यक्ति मेरी कितनी मदद कर सकेगा, मेरे कैसे काम आ सकेगा, यानी कि कोई, जैसे बोलते हैं ना, किसी के साथ पहली बार मिलो तो उसका पूरा ऑब्जर्व करके उसका जायजा लेना है, उसकी फीलिंग्स कैसे आ रही, उसका टोन कैसा, मेरी तरफ देखता कैसा, उसने पहना क्या है, ये काम का है कि नहीं है, ये मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा। यानी कि इतना अलर्ट रहना पड़ता था मुझे, और उसके कारण मेरे अंदरूनी थे। इतना अलर्ट रहना पड़ने के बाद में अगर कुछ नाता बनता है तो वो तो स्वार्थ का नाता, वो तो व्यवहार हो गया ना, वो तो नाता कभी हुआ ही नहीं। जिनसे मेरे रिश्ते बन जाते थे या जो दोस्त हो जाते थे, या तो मैं इनकी सेवा करने में लग पड़ता था, या थोड़े टाइम के बाद उनको डोमिनेट करने को शुरू कर देता था। डोमिनेशन मैं कम ही कर पाया, मैं ज्यादा चापलूसी और सेवा में लगा रहा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगा ना तो कोई मुझसे क्यों संबंध रखेगा, क्यों मेरे को दोस्त बोलेगा यार। एक दोस्ती जो एक आदमी या लड़का और लड़का करता है, उसमें मुझे कुछ दम नहीं नजर आता था। मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ मुझे तो औरों को दोस्त बनाए रखने के लिए हमेशा करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे विचारों से अगर मैं इन नातों की तरफ देखूं तो हमेशा स्ट्रेसफुल ही देंगे ना ये, और हमेशा मैं उनकी अपने आप को स्ट्रेस में डालता रहूंगा कि नहीं यार, अच्छा दोस्त है, उसने अगर कुछ बोला है तो मुझे वो करना है, उसको खुश रखना है, उसके बारे में याद रखना है, और खुद को बिल्कुल ही डोरमैट समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये बार बार होने वाली चीजों की तरफ देखने पे ये समझ में आता है कि भाई, मेरा देखने का नजरिया ही गलत था। मैं, मेरे अंदर से जो एक दोस्ती करने की जो इच्छा निर्माण होती है, वो शायद वो आम लोगों की, भाई उनके स्वभाव मिलते हैं, उनकी जो हॉबीज हैं वो मिलती है, उनके बहुत चीजें, शायद एजुकेशन से लेकर के फ्यूचर की तरफ देखने का, ये सारी चीजें जहाँ पे ज्यादा मिलन होता है वहां पे लोग दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उनके करने वाले काम बहुत सारे एक जैसे होते हैं, स्वभाव एक जैसा होता है। जबकि मैं देखूं तो मैं इसके विपरीत, और जहां जहां पे भी मैंने कुछ मैनिपुलेट करने की बात करी, यानी कि कंट्रोल करने की बात करी, तो वहां पे सामने से जब कन्फ्रंट किया जाता था या चार लोगों में बात पूछा जाता था, तो वो मेरे पे बड़ा हैवी रेस्ट करता था। मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी बेइज्जती हो गई यार,
और एंड ऑफ द डे मेरी हर नाते रिश्ते में यही महसूस होता था कि यार गलती मेरी ही है, और हर्ट फीलिंग लेकर के कुछ डिजायर रहती थी रिटेलिएट करने की, बट मैं रिटेलिएट कर ही नहीं पाता था, बस उसको दिमाग में ध्यान में ही रखता था। और फिर मेरा कंट्रोल व्यक्तियों को कंट्रोल करने में नहीं समा गया ज्यादा। मैं देखूं तो मेरा उस उस सारे रिश्ते को संभालने के लिए, वो दोस्ती को संभालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, उसके ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया है हमेशा। भले उसमें मेरा नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है। इनफैक्ट एक मेरे दोस्त ने मैं उसको कहता था मेरा अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो बाकी दोस्तों में सबसे ज्यादा मुझे मुझे चाहता था, यानी कि मेरे साथ रहना पसंद करता था। और मुझे ये डर रहता था कि यार ये अब मेरा बहुत अप्रिशिएट करता है मेरे को, ही थिंक्स हाईली ऑफ मी, बाकी लोगों के जैसा नहीं है कि वो क्या लकी कैसा करता है, ये रे वो तूने ऐसा क्या कर दिया, वैसा नहीं करता है वो। तो उसके पास से मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था और वो मोटरसाइकिल चला रहा था, तो एक रोड के ऊपर कोई लेडी थोड़ा सा इधर की तरफ आ गई, बात करते करते ना मोटरसाइकिल से वो ठुक गई और उसकी पैर फ्रैक्चर हो गया। अब पता नहीं मेरे अंदर से क्या इंस्टिंक्ट जागृत हुआ, क्या अकस्मात हुआ। मैं उसको बोला तू बोलना मत, गाड़ी चला रहा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये बोलना। और मैं कोई खास बड़ा नहीं हूँ, हमारे दोनों के बीच में 6 महीने का फर्क था। और मैंने बोल दिया पुलिस वाले को मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा गलती नहीं है, ऐसा वैसा। आई ट्राई टू टेक अप हिज प्रॉब्लम्स एज माइन। बाद में वो लंबा चला और फिर वो पैसे वैसे देके हम छूटे। बट आज जब मैं अपने रिश्तों को फिर से इस चौथे कदम के माध्यम से बारकाई से देखने की कोशिश करता हूं, तो ट्विस्टेड रिलेशनशिप रही है। उसमें मैंने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए, न खोने के लिए बहुत कुछ गंवाने की बात की है, और बहुत सारा थकान लेके, मैं स्ट्रेस लेके, जबकि आदमी दोस्तों के पास जाता है तो फ्री हो जाता है, मैं थकान लेके निकलने वाला बात था। तो इसमें ये बोलता है ना बिल जबी, ऑलवेज बी ट्राई टू स्ट्रगल ऑन टॉप। या तो मैं सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता था, जो मुझे मालूम था मेरे अंदर की इंफीरियरिटी इतनी थी कि मैंने कोशिश भी नहीं की कभी दोस्तों, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। और टू हाइड अंडरनीथ इट, वो लोगों के बीच में जाके पीछे छुपने वालों में से मैं हूं। तो मैं हमेशा छुपता रहा हूं, आई हैव ऑलवेज हिडन अंडरनीथ। और ये बोलता है, इसको भी बिल बोलता है, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर ब्लॉक्ड पार्टनरशिप एंड रिलेशन। अब इतना न्यूनगंड, इतना फियर, और उसके साथ में मैं जीते हुए एक ट्रू ब्रदरहुड वाला बात करता है बिल, ए में आने से पहले और खुद को समझने से पहले। मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कभी एक सच्चे ऐसे दोस्ती को या भाईचारे को समझा है, मैं समझ नहीं पाया हूं। आज ये पैरा पढ़ते पढ़ते, खास करके रिलेशनशिप में, मुझे वो सारी बातें वहां की याद आ गई और ये समझ में आ गया कि मेरे रूट कॉसेस क्या थे। मेरे रूट कॉज मेरे अंदर ही थे, रिश्तों में और लोगों में। वो तो रिश्ते दोस्तों वैसे ही होते हैं, दोस्ती ऐसे लोगों से ही होती है, मतलब जिनसे हम दोस्ती करते हैं। मेरा नजरिया क्या था, मेरा देखने का ढंग क्या था, आज की तारीख में मेरे पास जो दोस्त हैं वो दोस्ती शायद अलग है। वो दोस्ती शायद ये चौथे कदम पे आचरण करने के बाद में खुद के हेतुओं को सवाल करने की जो बिल ने दिशा बताई है, वो सवाल करते करते आई है। वो निशर्त और वो निरपेक्ष, और जहां पे मैं किसी को बता सकूं या किसी को ऐसा दोस्त बोल के बात कर सकूं, कहीं पे कॉन्फिडेंस दिखा सकूं, वो डर हमेशा हावी ना रहे, ये सारी चीजें मानस पटल पे गुजरती जा रही है। ऑफ ट्रू ब्रदरहुड वी हैड स्मॉल, सही भाईचारे का तो हमको कॉम्प्रिहेंशन नहीं था। सो पुशन, आई थिंक दिस
relationship with family, friends, and society at large. This has been my Waterloo, I think. ट्रू। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, बिल डब्ल्यू यहाँ पर दो इनसिक्योरिटीज की बात करता है, एक है इमोशनल इनसिक्योरिटी और दूसरी है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के जो मैनिफेस्टेशंस है वो 3 प्रकार के हैं। शराब पीने से पहले मेरे अंदर जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी वो, शराब पीने के दौरान मेरे रेकलेस बिहेवियर, रेकलेस ड्रिंकिंग के वजह से जो निर्माण हुई वो, और तीसरी सोबराइटी में आने के बाद में पीछे किए हुए कांड जो थे उसके वजह से जो मेरे को जो जीरो पे मैं आके खड़ा हुआ, वहां से दोबारा रीबिल्डिंग ऑफ लाइफ, ये तीसरी। तो बिल डब्ल्यू ने यहाँ पर एक ही पैराग्राफ दिया हुआ है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को, सेइंग सिंपली कि अगर इमोशनल इनसिक्योरिटी के वही वरी, एंगर, सेल्फ पिटी, डिप्रेशन आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में भी लग रहे हैं तो उसके कॉजेस की तरफ वो देख रहा है। लेकिन मैं जब भी अपने ये 3 स्टेजेस की तरफ देखता हूं तो मुझे अपने बारे में बहुत सारा पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हर 1 तारीख को सैलरी होती थी और वो सैलरी को लेकर पूरा महीना चलाना यही फैमिली का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। मेरे पिताजी थे तो सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन बिल्कुल ऑनेस्ट, एकदम 100% ऑनेस्ट ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कभी 1 रुपया कभी बाहर का ऊपर का पैसा नहीं आया, तो जो सैलरी आती है उसी में से चलता था। तो हमेशा से ही कभी खाने पीने की कमी नहीं पड़ी, लेकिन कभी मनचाही चीजें भी नहीं मिली। यानी अगर मैं देखता हूं पीछे मुड़कर तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि बाकी लोगों की जो आर्थिक समर्थता थी उनके हिसाब से हमारी आर्थिक समर्थता ये हमेशा ही कम थी, और ये हमेशा छोटी छोटी चीजों में घर में देखा जाता था। एक टिपिकल मिडिल क्लास हाउस होल्ड में जैसे फिक्स्ड इनकम में चलने वाला जो भी घर होता है, हर चीज के पाकिट बने हुए रहते थे। ये दूध का खर्चा, ये ग्रोसरीज का खर्चा, ये किराना बिल, तो ये ऐसा हर चीज का एक फिक्स एनवेलप रहता था, एक वाटअप होता था और उसमें से ही चलता था। इसमें से बचने वाला जो छोटा मोटा सरप्लस था वो मेरे पिताजी की बड़ी कोशिश रहती थी कि वो पैसा बचे, ताकि जब भी हम दोनों बेटे बड़े होंगे तो हमारे एजुकेशन के लिए लगेगा, या कभी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रही तो रहेगा। इसलिए सेविंग बीविंग जो है वो छोटा मोटा जो बचता था वो उसमें लगता था। तो कभी हाथ में स्पेयर पैसा कभी था नहीं। अब जब भी मैं कॉलेज में गया और जब भी मैं ये अपनी पर्सनालिटी में जो परिवर्तन बनाना चाहता था, मैं एक एग्रेसिव एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनाना चाहता था, तो ये मेरे को 35 रुपए का पॉकेट मनी था। अब 35 रुपए के पॉकेट मनी में मैं क्या चयन करूंगा, क्या लड़कियों को घुमाऊंगा और क्या शराब पीऊंगा और क्या सिगरेट पीऊंगा, कोई चांस ही नहीं था इतने कम पैसे में हो सके। तो मेरा नेचुरल आकर्षण हमेशा जो मेरे दोस्त मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी जो बिजनेस वाले लोग थे, ऐसे लोगों के प्रति मेरा आकर्षण रहता था। मेरे जो भी मराठी दोस्त लोग थे जो टिपिकल मिडिल क्लास सैलरीड बैकग्राउंड से आए हुए थे, उनका एक अलग ग्रुप रहता था। मैं वो ग्रुप में जाना पसंद ही नहीं करता था। मैं हमेशा से ही ये ग्रुप में रहता था जिनके जेब में हमेशा पैसे रहते थे। ऐसे लोगों के बीच में ही मैं रहना प्रिफर करता था। आज भी जब भी मैं देखता हूं कि मेरे 7 पीढ़ियों में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन मैंने ही बिजनेस क्यों किया,
मेरे हिसाब से मेरी जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी कि ये नौकरी मैं करूंगा तो फिक्स्ड पगार में से फिक्स्ड महीना निकालने का और उसी में से छोटा मोटा बचत करने का और फैमिली का संगोपन करने का, ये संकल्पना मेरे को पहले से ही पसंद नहीं थी। मैं पैसे कमाना चाहता था और बड़ी मात्रा में कमाना चाहता था, और मैं जानता था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो धीरे 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 प्रमोशन करते करते साले मैं कभी 60 साल की 50 साल की उम्र में जाके मेरे हाथ में पैसा आएगा। और मुझे पैसा चाहिए था अब भी, मुझे अभी का अभी वो हायर लाइफस्टाइल ये जीना चाहता था मैं। तो हमेशा से ही शराब पीने के पहले भी मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति से कभी खुश नहीं था। शराब पीने के दौर में और भी सिचुएशन बदतर हो गई, क्योंकि जो मैं नौकरी करके कमा लेता था उतना तो मेरा शराब का बिल होता था। तो फिर मेरे पास जो नहीं है, वो शराब पीने के बाद में थोड़ा सा इनिबिशन दबने के बाद में हिम्मत भी बढ़ जाती है। तो फिर कर्जे, फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर बिल्स, और फिर जब भी होश में आता था और वो बड़े बड़े बिल्स दिखाई देते थे तो मैं और डर जाता था और डिप्रेशन में, वही वरी, एंगर, सेल्फ पिटी, डिप्रेशन। यानी जब भी मैं नशे में हूं तो मैं बड़ा पैसा खर्चा कर दूं और मैं नशे में से बाहर निकलूं, फिर मैं वरी, सेल्फ पिटी, एंगर और डिप्रेशन में चला जाऊं। ये जो सीसॉ है, ये जो ऊपर नीचे जो है, ये मेरा शराब पीने के दौर में भी चल रहा था। और अंत में जब भी शराब बंद हो गई और बिल्कुल फाइनेंशियली जीरो, करियर वाइज जीरो, और ऐसी अवस्था में दोबारा जब भी मैंने अपना जिंदगी संवरना चालू कर दिया, एक थोड़ी सी ढंग की नौकरी मिल गई, हाथ में थोड़े से पैसे आने लगे, अच्छे खासे पैसे आने लगे, घर में गाड़ी आ गई, एसी आ गया, टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, जरा थोड़ा सा अच्छा चल रहा था। तो सभी को ऐसे लग रहा था कि भूषण अब सब ठीक चल रहा है, अब ऐसा ही रहे। लेकिन मेरे अंदर वो जो न बुझने वाली प्यास थी, वो प्यास ने मुझे, ये अच्छा पोजीशन था, मैं जनरल मैनेजर बन चुका था, उम्र के 30-32 साल में मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बना हुआ था, मेरे हाथ में पावर थी, पैसा था। यानी उन दिनों लगभग 15-16 हजार रुपए का पगार था। जब भी मेरा घर खर्च 5-6 हजार रुपए में हो जाता था, तभी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो ये प्यास थी, तो मैं वो नौकरी में खुशी नहीं था। मुझे अंदर से आवाज ये आ रही थी कि भूषण तेरे को धंधा करना चाहिए, तेरे को कैसा भी करके खुद का कुछ करना चाहिए। आज अगर मैं देखता हूँ कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा ड्रीम था बिजनेस करना वगैरह, ये ड्रीम वीम सब बकवास है। ये एक्चुअली मेरे अंदर की जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, उसने मुझे ड्राइव किया है। क्योंकि जब भी मैंने धंधा भी शुरुआत किया तो शुरुआत के 2-3 साल बड़ी तकलीफ था, हाथ में पैसा भी नहीं था, लेकिन मैं लंबा सपना देख रहा था, मैं सपने करोड़ों के देख रहा था, मुझे हजारों के सपने देखने ही नहीं थे। मैं जानता था कि ये थोड़ी बहुत तकलीफ निकाल दूंगा, ये थोड़ा बहुत मैं समय निकाल दूंगा तो आगे जो आने वाला है, अब ये आगे जो आने वाले के चक्कर में मैंने कई गलतियां की, मैंने बड़े बड़े नुकसान किए, मैंने बैंक के कर्जे करवा लिए, मैंने सब कुछ करवा दिया। लेकिन मैं आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं कि मेरा भाई अच्छा करियर किया, डायरेक्टर करके कंपनी का रिटायर हो गया, उसको धंधा करने का कीड़ा नहीं हुआ। मेरे 100 दोस्त है जिन्होंने बाद में जाके 25-25 लाख, 40-40 लाख रुपए के पैकेजेस लिए। आज मेरे कुछ दोस्त है मेरे बराबर के मैनेजमेंट वाले, जिनका 1-1, 1.5 करोड़ का एनुअल पैकेज वाले लोग हैं, इन्होंने नौकरी करके ये पैसे कमाए। लेकिन मैं नहीं, मैं जल्द, मुझे सब कुछ झट से चाहिए था, मुझे जल्दी चाहिए था, और मुझे लग रहा था कि मेरे जैसे आदमी की हुनर और मेरा जो स्किल्स है, वो स्किल की वजह से मुझे जल्दी से मिलना ही चाहिए। तो पूरी तरह से मेरी विपरीत परिस्थिति थी, इसके बावजूद जो मैं बिजनेस में घुसा। आज मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूं कि दिस स्टेम्स फ्रॉम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। यहाँ तक कि मुझे याद है
जब भी मैं बिजनेस चालू करना चाहता था, मेरी बीवी खिलाफ थी, मेरा बाप खिलाफ था, मेरा ससुर खिलाफ था, और मेरे दिमाग में एक किला चल रहा था कि नहीं, मैं ये कर सकूंगा, मैं कर सकूंगा। और फिर मेरी बीवी ने एक फाइनल अस्त्र निकाला। वो बोलते, अपन तेरे स्पॉन्सर से बात करते, तेरे स्पॉन्सर ने अगर इजाजत दी तो तू बिजनेस कर ले। अब मैं जानता था मेरा स्पॉन्सर हरामी साला मेरे को करने नहीं देगा। वो बोलेगा अभी जरा तेरे जिंदगी में स्टेबिलिटी आई है, और सब लोगों, अगर तेरे चाहने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते तो मत करना, तो शांति से नौकरी करना, एंजॉय योर वेल्थ। ऐसा ही बोलेगा मेरा स्पॉन्सर। ये सोच के मैं और मेरी बीवी हम दोनों उसको मिलने को चले गए। लेकिन हुआ कुछ और। उसने मेरे बीवी को 3 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल उसने पूछा कि क्या पूषण ए को जो अभिप्रेत है वो कार्यक्रम पे चल रहा है? तो उसने बोला हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रेगुलर मीटिंग में जाता है, शेयरिंग करता है, पढ़ते रहता है, लिखते रहता है, कुछ ना कुछ उसका चलते रहता है, ए के कार्यक्रम पे पूरी तरह से है। अच्छा, फिर दूसरा उसने सवाल पूछा, क्या तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये तेरे को या तेरे बेटे को भूखा नहीं सोने देगा? उसने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, नहीं, बोले कुछ भी कर लेगा लेकिन हम लोग को भूखा नहीं सोने देगा। इनफैक्ट सब कुछ ठीक ठाक कर भी लेगा, इतनी अवस्था कभी वो गंभीर होने नहीं देगा। और फिर तीसरा सवाल उसने पूछा कि सपोज अगर इसका ये बिजनेस का आइडिया फेल जाता है तो क्या उसको दोबारा नौकरी मिलेगी? तो उसने बिना झिझक के बोल दिया, हाँ, बोलते उसके पास एजुकेशन है, उसका इंडस्ट्री में नाम है, नौकरी तो उसको मिल जाएगी, नौकरी का कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो बोला, तो फिर उसको रोक मत। बोलता है क्योंकि जो भी शराबी ए में आने के बाद में, फाइनेंशियली जीरो बनने के बाद में, सबसे बड़ा तकलीफ उनका रहता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। क्योंकि जीरो में से निकलने के बाद में जो कुछ भी छोटा मोटा हाथ में आया है उसके साथ रिस्क लेना कोई भी शराबी चाहता नहीं है। और ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के बावजूद अगर इसको ये बिजनेस करना है तो शायद इसके बाद में कोई दम है, एक अपॉर्चुनिटी तो देना बनता है इसको। और हम लोग एक वादा लेते हैं उससे। तो उसने मुझसे वादा लिया कि तेरे को कितना टाइम लगेगा सेटअप करने में, कभी तू बोलेगा कि ये सक्सेस है या नहीं है। मैं बोला मुझे 1 साल चाहिए। बोलता है डन। अगर 1 साल में तू तेरा बिजनेस सेटअप नहीं कर सका या तेरे फैमिली की जो आर्थिक सिक्योरिटीज है इनको फुलफिल नहीं कर सका तो तुझे धंधा बंद करके नौकरी दोबारा लेनी पड़ेगी। मंजूर? और मैंने बोला मंजूर। और उसने बोला जा, बोले कर ले, तेरे को जो करने का है वो। और मेरे बीवी ने भी सरप्राइज कि उस दिन के बाद में उसने कभी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं या निगेटिवली बोला नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि अगर इसको अंदर से इतनी अगर ख्वाहिश है कि उसको कुछ करना है तो उसको कर लेने दे। इनफैक्ट 1 साल पूरा होते होते मैं काफी सारे कर्जे में था, आउटस्टैंडिंग्स थे, स्ट्रेस था, टेंशन था। और मेरा एक कॉम्पिटिटर था और वो कॉम्पिटिटर ने मुझे ऑफर दे दिया कि बोलता है तू ये धंधा वंधा बंद कर और मेरे मार्केटिंग मेरी संभाल ले। मेरी एक रेपुटेशन थी कि साली इसको मिट्टी थी तो मिट्टी भी बेच के आता है। तो बोलता है तू ये सब छोड़ दे, मेरा धंधा संभाल। उन दिनों मारुति 1000 नई गाड़ी आई थी। बोलता है तेरे को नई मारुति 1000 दूंगा और ₹1,00,000 का पगार दूंगा। इमेजिन, मेरे 15,000 रुपए के सैलरी में से 1 साल के अंदर ₹1,00,000 का पगार देने को तैयार हो गया वो। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994। और बोलता है लेकिन तू मेरा काम संभाल ले। और मैं खुश होके अंदर घर पे आ रहा था, सोचते हुए कि चलो यार पैसा मिलने वाला, अपनी सभी समस्या दूर, ये सब मेरी आउटस्टैंडिंग वगैरह सब निकल जाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। घर पे आकर मैंने बीवी को बताया, बोला अपनी सभी फाइनेंशियल वरीज आर ओवर, तो ऐसा ऐसा मुझे ऑफर मिला है।
और मेरी बीवी ने बोला कि तूने तेरी नौकरी क्यों छोड़ी, क्या कमी था तेरा नौकरी में? अच्छा पगार था, अच्छी फैसिलिटीज थी, कंपनी की गाड़ी थी, तेरे को बहुत अच्छा पोजीशन था, तेरे हाथ के नीचे काम करने वाले इतने लोग थे, तेरे को इज्जत थी, डायरेक्टर के रूम में तू बैठता था, वो सब छोड़ के तू क्यों निकला बाहर? मैं बोला धंधा करने के लिए। तो बोला बस हो गया, तेरे धंधे की प्यास बुझ गई, इतने में डर गया, मैंने तेरे से ज्यादा पैसा मांगा? बोला नहीं। बोला तूने जो दिया उससे मैंने घर चलाया, तो अभी तू क्यों पीछे हट रहा है? अभी तो वो 1 लाख रुपए के सैलरी से और वो मारुति 1000 से क्यों तू बहक रहा है? और मेरे पास जवाब नहीं था। और उसने मुझे पूछा कि तेरे को धंधा किस लिए करना है? और उस दिन मैं शांति से बैठा और मैंने सोचा कि मुझे धंधा किस लिए करना है। और अगले दिन मैंने सुबह उसको बोला मुझे धंधा इसलिए करना है क्योंकि मैं कर सकता हूं, आई बिलीव कि मैं ये क्रिएट कर सकता हूं, मैं ब्रांड बना सकता हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं। अगर बोले तू ये तेरे को कॉन्फिडेंस है तो वो 1 लाख रुपए से तू बहक मत जाना, वो जो पैसा तेरे को दे रहा है ये तेरे को टेम्प्ट कर रहा है। अगर तेरे में एक्चुअली हुनर है और तू कोई पर्पस से, कोई कॉज से धंधा करना चाहता है, तो ये ऐसे बहुत लोग पैसे आएंगे तेरे पास में। लेकिन तू आज अगर तूने तेरे सपने के साथ में अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया पैसे के लिए, कल बोले उसका धंधा सेटअप हो जाने के बाद में तेरे को निकाल देगा, फिर तेरा क्या? फिर ना धंधा रहेगा, ना लाख रुपए की नौकरी रहेगी, फिर क्या करेगा? और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भले मैं धंधे में उतरा था लालच की वजह से, लेकिन धंधा करते करते मुझे पर्पस प्राप्त हो गया था, मुझे मकसद मिल चुका था, मेरे साथ में लोग जुड़ चुके थे, मेरे साथ में सप्लायर जुड़ चुके थे, स्टाफ जुड़ चुका था। अब मैं जिम्मेदार इंसान बन गया था। अब मुझे कैजुअल लाइट हार्टेड डिसीजंस, खाली पैसे के पीछे भागने वाले निर्णय लेने की अभी मेरे पास सुविधा नहीं है, मुक्तता नहीं है। और मैं उस दिन के बाद अगले दिन जाके मैंने वो पार्टी को बोल दिया भाई नहीं। बोलते क्यों नहीं, इतना पैसा देने के बाद? मैं बोला नहीं, मुझे बहुत धंधा करना है। बोलता है यार लक्ष्मी तेरे घर पे आ रही है और तू मुंह धोने को जाने की बात करे। मैं बोला जो भी समझ लो आपको, लेकिन मुझे धंधा करने का है बॉस, इसके लिए मैंने नौकरी छोड़ा, मेरे को बाकी कोई तकलीफ नहीं थी। तो बोलता है जा, बोलता है इतना तेरे में अगर जुनून है धंधा करने का तो जा धंधा कर ले। बोलता है मैं तेरे को दोबारा पैसे के लिए भी नहीं पूछूंगा और तेरे बीच में भी कभी नहीं आऊंगा। तो जब ही मकसद मिल जाता है, जब ही पर्पज मिल जाता है, तो हमारी जो इनसिक्योरिटीज है वो चली जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में गलतियां नहीं की। मैंने बड़े बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर्स किए, मैंने बड़ी बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट्स की, मैंने बड़े बड़े नुकसान कर दिए। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद में मैंने जब ये पैसे के लिए धंधा करना छोड़ दिया और मैंने धंधे के लिए धंधा करना चालू कर दिया, तो लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गई और मैंने सोचा भी नहीं था उतना पैसा मिल गया। मैंने कोई टारगेट लेके नहीं निकला था कि मुझे 50 करोड़ बनाने, 100 करोड़ बनाने, ऐसा कोई टारगेट लेके तो मैं कभी निकला ही नहीं था। मैंने तो यही सोचा था कि आई वॉन्ट टू एंजॉय वॉट आई एम डूइंग। तो ये जो बदलाव है कि पहले मेरा पैसे के प्रति देखने का जो नजरिया था वो टोटली अलग था, और आज पैसे की तरफ देखने का जो नजरिया है वो टोटली अलग है। वो बीच में एक बहुत खूबसूरत एड मैंने देखा था, व्हाट गुड इज योर मनी इफ नॉट फॉर डूइंग गुड। तो मुझे वो लाइन इतना पसंद आया कि पैसे को ध्येय न बनाते हुए पैसे को साधन बना के अगर आप जियो तो तुम्हारी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी चली जाती है, और वो जो कंटिन्यूअसली न बुझने वाली जो प्यास है, जो पैसे के प्रति जो हवस है, वो हवस निकल जाने के बाद में ही मुक्तता मिलती है ये वरी, एंगर, सेल्फ पिटी और डिप्रेशन से। बिल डब्ल्यू जब ये आगे बाकी रिश्तों के बारे में बात करता है, he talks about the egomania।
वो कहता है कि दो प्रकार के हम लोग दो प्रकार के खड्डे अपने लिए बना लेते। ईगोमेनिया यानी मेरे ही बारे में विचार, सिर्फ मैं, मेरा, मी, माइन एंड माई सेल्फ, ऐसा कहते हैं उसको, कि मेरे आगे मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। मेरा ईगो, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा पब्लिक इमेज, इसके अलावा मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। और ये मेरे में ये न्यूनगंड की वजह से या ये इमोशनल इनसिक्योरिटीज की वजह से मेरे अंदर जो ये हमेशा से एक न बुझने वाली प्यास है प्रतिष्ठा के लिए, एक न बुझने वाली प्यास है लोगों का प्यार पाने के लिए। वो कहते हैं ना कि मैं उस टाइप का इंसान हूं कि अगर मैं शमशान में जाऊं तो वो मुर्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे चाहिए होता है, और मैं किसी के शादी में जाऊं तो वो दूल्हे से ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे चाहिए होता है। और हर लोगों ने मुझे नोटिस करना ही चाहिए, और हर लोगों ने वाह पूषण भाई ये बोलना ही होता है। ये जो मेरा जो ईगो मैनिया है, इट कम्स फ्रॉम अ डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे अंदर जो एक कमीपन की भावना है वो मुझे शांत बैठने ही नहीं देती है। मुझे हर जगह पर जाके बोलना ही होता है, मुझे आगे आगे करना ही होता है। बिल डब्ल्यू कहता है या तो मैं सबके ऊपर चढ़ के बैठूं या ढिगारे के नीचे जाके छुप के बैठूं। ये मेरे दो ही ये है, या तो मैं सबके ऊपर हावी होके बैठूं या सबके नजर से छुप कर कहीं ना कहीं बैठूं। ये दो मेरे एक्सट्रीम पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। क्योंकि मैं जब भी लोगों के बीच में रहता हूं, या तो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट एवरीबडी, और जब भी वो कंट्रोल नहीं होने जैसे है या डोमिनेट नहीं होने जैसे है तो मैं वो ऐसे इवेंट में जाना ही नहीं चाहता हूँ। जहां मैं सबकी आंखों का तारा नहीं हूँ वहां पर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। जो मीटिंग में मुझे स्पीकर करके बुलाया नहीं है वो मीटिंग में मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे विचार सुनने के लिए चार लोग सामने नहीं है तो मुझे वो वहां जाके कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं है। बिल डब्ल्यू कहता है इफ वी लीन टू हेवीली ऑन पीपल दे विल सूनर और लेटर फेल अस। अगर मैं लोगों के ऊपर डिपेंड करूंगा तो वो मुझे मेरे बोझ के तले दब कर कभी ना कभी तो मुझे फेल करेंगे। और मेरी जो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ मांगे है वो मांगे से वो वो डर के भाग जाएंगे। और जब भी मैं लोगों को मैनिपुलेट करने का कोशिश करता हूं, मेरे जैसा उनको बिहेव करने के लिए लगाता हूं, तभी लोग मेरे खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है और लोग बोलते हैं बस हो गया, बस अभी तो कितना बात करेगा, अभी चुप बैठ यार, अभी बाकी लोगों को भी कुछ संधि दे दे, बाकी लोगों को भी आने दे कि तू ही परमानेंटली एक जगह पे बैठा रहेगा। मैं कई बार ये मैं देखता हूं कि एक ही कुर्सी में 10-10 साल कोई सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वो उसकी जागीर बना के बैठा हुआ है। इसी के वजह से हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है कि हम कोई भी एक जगह को हमारा सेफ्टी जोन बना सकते हैं और वो हमारा थ्रोन हम लोग बना देते हैं, और वो नहीं चाहिए। एवरीबडी हैज टू गेट एन इक्वल चांस। बिल डब्ल्यू कहता है कि जब तक हम लोग सबको इक्वल, हम लोग एक समूह का एक हिस्सा बनकर नहीं रह सकते, एक फैमिली का एक हिस्सा, एक दोस्तों में से एक दोस्त बनकर नहीं रह सकते, तभी तक हमारे भीतर ये चार हमारे शत्रु है, वरी, एंगर, सेल्फ पिटी एंड डिप्रेशन, ये बने रहेंगे। तो अगर मुझे शांतता से जीना है, सेरेनिटी से जीना है, तो मुझे इन डिफेक्ट्स के पास बारकाई से देखना पड़ेगा। बिल डब्ल्यू कहता है character defects not being so glaring to these, it can be suggested that a conscientious examination is likely to reveal the very defects the objectionable questions are concerned with, because our surface record hasn't looked too bad. We have frequently been abashed to find that this is so simple because we have buried the self-same defects deep down in as under thick layers of self-justification. ये सबको हमने डीप डाउन दबा के रखे। ये जो आज हम लोग खुलकर अपने ये जो खामियों के बारे में बात करें, ये हमारे अंदर दबे हुए हैं, और उसको हम लोग सिर्फ जस्टिफिकेशन कि कैसे मेरा इस प्रकार का बिहेवियर ही सही है, ये हम लोग बताने का जो प्रयास करते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम है।
Therefore, he says, thoroughness ought to be the watchword when taking inventory. बिल्कुल बारकाई से बड़ी बड़ी बारीकता से अपने आप की तरफ देखिए और अपनी जो ये इन्वेंट्री है उसको बारकाई से लीजिए. इन दिस कनेक्शन इट इज वाइज टू राइट आउट आवर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अपने सब सवाल लिखिए और ये सवालों के जवाब लिखकर निकालिए. इट विल बी एन एड टू क्लियर थिंकिंग एंड ऑनेस्ट अप्रेजल. तो आपको खुद ही के पर्सनालिटी के बारे में क्लैरिटी भी मिलेगी और एक बड़ी नैतिक नैतिक जो कहते हैं ना हम लोग एक अपना एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे. It will be the first tangible evidence of our complete willingness to move forward. जब तक मेरे अंदर के ये सिकनेसेस को, ये सोल सिकनेसेस को जब तक मैं खोज कर सही मायने में उसकी इंटेंसिटी समझता नहीं हूं, उनको जब भी समझता हूं और उनको बदली करने की जब भी तैयारी करता हूं, दैट इज आवर फर्स्ट एविडेंस. वो कहता है पहला ये हमारा निशानी है कि अभी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं. सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चौथा कदम तो खत्म होता है. ये जो निबंध लिखा है बिल डब्ल्यू ने, ये तो खत्म होता है. लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारे भीतर जाना है और ये सवालों का जवाब देना है तो ये सवाल आसानी से हमारे दिमाग में आते नहीं हैं. और इसीलिए मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कैलिफोर्नियन 4 स्टेप इन्वेंट्री मॉडल का. यहाँ पर हमारे बीच में विट्ठल भाई है. ये जो है आप सभी लोग जानते हो कि जब भी एक तरफ मूवमेंट जो बढ़ रही थी ईस्ट कोस्ट के ऊपर, जहां पर न्यूयॉर्क वगैरह में जो मूवमेंट बढ़ रही थी, साथ ही साथ में कैलिफोर्निया यानी वेस्ट कोस्ट, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे बड़े पैमाने में रिकवरी हो रही थी. और वहां पर कैलिफोर्निया के सदस्यों ने बैठकर कुछ सवाल उन्होंने कि अपना चौथा कदम अगर बड़ी बारकाई के साथ में, ये जो सोल सिकनेस, ये जो बारकाई है, जहां जहां पर मेरे पैदा होने से लेके मेरे बड़े होने तक मेरे ऊपर जो भी इमोशनल अत्याचार हुए हैं, ये अत्याचारों के वजह से मेरे अंदर इमोशनल स्कार्स हुए हैं, जो भी मैल एडजस्टमेंट्स हुई है वो उसके वजह से है. जो मेरे रिश्ते बिगड़े हुए, मेरे लोगों के प्रति देखने के मेरे नजरिया बदले हुए, ये उसके पीछे मेरा इतिहास है. और ये इतिहास को बारकाई से स्टडी करने के हेतु उन्होंने कुछ सवाल बनाए हैं. ये कैलिफोर्नियन 4 स्टेप इन्वेंट्री के नाम से जाने जाते हैं. इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन इसी का हमारे रिवाइवर ग्रुप के सदस्यों ने इंग्लिश का हिंदी में भी भाषांतर किया हुआ है, मराठी में भी भाषांतर किया हुआ है. तो अगर आप लोगों को ये बारकाई से ये आपकी 4 स्टेप करनी होगी तो ये मैं विट्ठल भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन्वेंट्री के सवाल जो है ये अपने चैट ग्रुप के ऊपर आप पोस्ट करिए, ताकि सभी को अपनी इन्वेंट्री लिखने में आसानी होगी. उसमें अपना बचपन, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, ऐसे 3 टप्पे में हमारे मन को कैसे, हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होते गई, क्या क्या घटक थे हमारे विकृति बनने में कारणीभूत क्या थे, ये सभी का एक अंदाजा. अगर ये आप सही ढंग से डिटेल में लिखते हो, लगभग 200-250 सवाल है, इनके जवाब आप अगर लिखते हो तो जब भी आप आपके 5th स्टेप में स्पॉन्सर के साथ में बैठोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको खुद को समझने में और आपके स्पॉन्सर को आपको समझने में बड़ी मदद मिलेगी. तो मुझे ऑलरेडी समय पूरा हो चुका है. मुझे बोलने के लिए ये हम दोनों को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी राइटिंग ऑफ योर 4th स्टेप. ओवर टू यू चंदू. थैंक यू भूषण जी, थैंक यू लकी जी. दोस्तों, मीटिंग का समय हो चुका है. अगर कोई बर्निंग डिजायर टाइप कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम मीटिंग क्लोज करते हैं. अपना हाथ ऊपर करिए. ओके. तो दोस्तों, चंदू भाई, आप सबका हाँ पूछ लीजिए.
विठल बात कर रहा हूँ। मैं वो हाँ, विठल। क्वेश्चनियर है वो सब मैं आपको भेजता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल हाँ दीजिए। हाँ 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 हाँ, बढ़िया 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 बेटा। हाँ हाँ मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आप सबका धन्यवाद रिवाइवर ग्रुप की मीटिंग के लिए। हम हर शुक्रवार को रात को 9 बजे मिलते हैं। तो सेनिटी प्रेयर लेते हैं हम वी वर्जन पे। प्लीज अनम्यूट कीजिए और गॉड गॉड grant us the serenity we cannot change, give courage to know the थैंक यू दोस्तों। हम अगले हफ्ते मिलेंगे और 5वीं पायरी पे हम चर्चा शुरू करेंगे। Thank you. Thank Good you, night, everybody. everyone. गुड नाइट।